हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हाइट पेज एग्जाम पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमने कक्षा 10 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी है, जिसमें हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमारी आज हम वाणिज्य की क्लास भी शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर हिंदी इंग्लिश और दोस्तों क्या नाम साइंस की क्लास पहले ही चल चुकी है। दोस्तों, ये हमारी वाणिज्य की क्लास होगी। तो दोस्तों, आज हम इसका पहला चैप्टर करेंगे, अंतिम खाते, व्यापार खाते, लाभ हानि खाता एवं आर्थिक चिट्ठा। तो दोस्तों, आज ये इसका पहला चैप्टर होगा। दोस्तों, और जो पहले से ही हमारे चैनल पर जो वीडियो चल रही है, वो चैप्टर वाइज जो हो रहे हैं, हिंदी इंग्लिश और दोस्तों जो उसके साइंस के क्वेश्चन की जो सीरीज है, मैं उन सभी का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 के और कक्षा 12 के किसी भी सब्जेक्ट की से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की वीडियो देखना चाहते हो चैप्टर वाइज, तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हम अपनी वीडियो। तो दोस्तों, कक्षा 10 वाणिज्य यानी जिसे हम कॉमर्स बोलते हैं, जो 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, उसके लिए है। तो दोस्तों, अंतिम खाते यानी दोस्तों इसमें है अंतिम खाते, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता एवं आर्थिक चिट्ठा। चैप्टर फर्स्ट है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उस चैप्टर से, जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हुए हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो को जो छात्र 2023 में बोर्ड परीक्षा देंगे दोस्तों, वो जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों उनके लिए इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, सबसे पहले हम अति लघु उत्तरीय क्वेश्चनों की बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम अति लघु उत्तरीय क्वेश्चनों की बात करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि हम चिट्ठा क्यों तैयार करते हैं। यानी दोस्तों, हम अपना चिट्ठा क्यों तैयार करते हैं। तो व्यापार की आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए हम चिट्ठा तैयार करते हैं। दोस्तों, व्यापार की आर्थिक स्थिति कैसे, आर्थिक का मतलब होता है दोस्तों हमें व्यापार में कितना लाभ हो रहा है, कितनी हानि हो रही है। दोस्तों, इन सभी को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हम चिट्ठा तैयार करते हैं। दोस्तों, हम चिट्ठा क्यों तैयार करते हैं। दोस्तों, हम चिट्ठा तैयार करते हैं व्यापार की आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए, यानी हमें व्यापार में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, इस चीज़ को ज्ञात करने के लिए हम चिट्ठा तैयार करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर होता है। यानी डेबिट जो होता है दोस्तों हमेशा क्रेडिट के बराबर होता है। यानी दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक लेन देन के दो पक्षों में लिखा जाता है। यानी दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक लेन देन को दो पक्षों में लिखा जाता है। एक पक्ष डेबिट तथा दूसरा पक्ष क्रेडिट होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर होते हैं। डेबिट क्रेडिट बराबर होते हैं। यानी दोस्तों, दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक लेन देन को दो पक्षों में लिखा जाता है। किसके अंतर्गत, दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक लेन देन को दो भागों में लिखा जाता है। एक डेबिट होगा और दूसरा उसका होगा क्रेडिट होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर होता है। अब दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि प्रयुक्त माल की लागत की गणना कैसे की जाती है। यानी दोस्तों, प्रयुक्त माल के मतलब है दोस्तों जो माल हमने अपने व्यापार में लगाया है, प्रयुक्त माल की लागत का मतलब दोस्तों वो माल कितने का आया था, उसकी गणना का मतलब, यानी गणना किसे कहते हैं दोस्तों, यानी उसे एक तरह से उसका विश्लेषण करना या उसके बारे में जानना कि यानी उसे गिनना कि ये कैसे की जाती है। यानी जो प्रयुक्त माल यानी जो हमने व्यापार में जो माल लगाया है उसकी लागत यानी वो कितने का आया है, उसकी गणना यानी उसे कैसे गिना जा सकता है। तो दोस्तों, प्रयुक्त माल की लागत की गणना निम्न सूत्र के द्वारा की जाती है। यानी दोस्तों, इसका एक सूत्र है, यानी प्रारंभिक रहतिया, क्रिय, प्रत्यक्ष व्यय और दोस्तों अंतिम रहतिया। यानी इसका एक सूत्र है, प्रारंभिक रहतिया प्लस क्रिय प्लस प्रत्यक्ष व्यय और प्लस अंतिम रहती है। दोस्तों, इसका यह फॉर्मूला है, इसके द्वारा हम प्रयुक्त माल की लागत गणना कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हमारा अति लघु तो खत्म हो गया दोस्तों, इसमें लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है कि अंतिम खाते से आप क्या समझते हैं। यानी दोस्तों, जो आप अंतिम खाते बनाते हैं उससे आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, ये अंतिम खाते से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों, व्यापार करने का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। यानी दोस्तों, जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं तो दोस्तों आपका सबसे मुख्य उद्देश्य उसमें क्या होता है, उसका उद्देश्य होता है दोस्तों हमें लाभ कमाना है। यानी अगर हम कोई भी कार्य स्टार्ट कर रहे हैं तो दोस्तों उसका सबसे पहला उद्देश्य होता है कि हमें इससे लाभ कमाना होता है। व्यापारी एक निश्चित अवधि के उपरांत
यह जानने का इच्छुक होता है कि उसे व्यापार में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। दोस्तों निश्चित अवधि का मतलब यानी कुछ समय के बाद, यानी आपने कोई व्यापार स्टार्ट करा दोस्तों, व्यापार स्टार्ट करने के बाद में आप कुछ दिन बाद ये जानना चाहोगे कि हमें इस व्यापार में यानी निश्चित अवधि के उपरांत यह जानने का इच्छुक होता है। इच्छुक का मतलब दोस्तों आपकी भी इच्छा करेगी, हमें ये जानना है कि हम जो माल लेकर रहे थे उसे देखेंगे, और दोस्तों जो हमारा उस पर खर्चा हुआ वो देखेंगे, और दोस्तों जो हमारा माल बिका और उसे देखेंगे, यानी हमें उससे कितना लाभ और कितना हानि हुई है। तो ये कह रहा है इच्छुक होता है कि उसे व्यापार में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, उसकी लेनदारी व देनदारी कितनी है, यानी उसने किससे कितना ले लिया और दोस्तों किसे कितना दे दिया। तो दोस्तों ये सभी चेक होता है। उसकी लेनदारी कितनी है, उसकी देनदारी कितनी है, तथा उसकी व्यापारिक स्थिति कैसी है, तथा उसकी व्यापारिक स्थिति कैसी है, यानी दोस्तों उसके व्यापार पहले से थोड़ा बहुत बढ़ा है या उसका व्यापार वही है, हमारी क्या नाम लिख रहे हैं, हमने किससे कितना लिया, किससे कितना दिया, हमें व्यापार में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। दोस्तों उस उद्देश्य के लिए आदि उद्देश्यों की पूर्ति प्रारंभिक लेखों से की पुस्तक में लेखा करना, खाता बही में खाते खोलकर उनमें खतौनी करना तथा तलपट तैयार करने से नहीं हो पाती। अतः वह इन समस्त बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें एक निश्चित अवधि के अंत में एक सकल या कुल लाभ अथवा ज्ञात करने के लिए, कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात करने के लिए, लाभ हानि तथा अवधि के अंतिम तिथि पर व्यापार की आर्थिक स्थिति ज्ञात करने को आर्थिक चिट्ठा तैयार करते हैं। आर्थिक चिट्ठा ये तैयार करते हैं। दोस्तों एक बार और समझिए, यानी वो कह रहा है कि व्यापार करने का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। नहीं दोस्तों, अगर आप कोई भी व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका पहला उद्देश्य क्या होगा दोस्तों, लाभ कमाना होता है। व्यापारी एक निश्चित अवधि के दौरान उपरांत यह जानने का इच्छुक होता है कि उसे व्यापार में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, यानी कुछ समय बाद वो जानना चाहेगा कि उसके व्यापार में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। उसकी देनदारी व लेनदारी कितनी है, यानी उसने किसे कितना दिया और दोस्तों किससे कितना लिया, तथा उसकी व्यापारिक स्थिति कैसी है, यानी उसकी व्यापार थोड़ा बहुत आगे बढ़ रहा है या दोस्तों वही है। आदि इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रारंभिक लेखे की पुस्तक में लेखा करना, खाता बही में खाते खोलकर उनमें खतौनी करना तथा तलपट तैयार करने से नहीं हो पाती। यानी दोस्तों नहीं तो हम खतौनी बनाकर कर सकते, ना तलपट तैयार करके कह सकते, ना खाते बही में खाता खोलकर कर सकते। अतः इन समस्त बातों की जानकारी के लिए एक निश्चित का मतलब यानी दोस्तों आप एक समय तय कर लेंगे, यानी हमें 30 तारीख को ही प्रत्येक महीना अपने खाता चेक करना है निश्चित अवधि के अंत में, यानी जिस अवधि को हमने तय करा उसके अंत में सकल या कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात करने के लिए, यानी हमें कितना लाभ हो रहा है कितनी हानि हो रही है ज्ञात करने के लिए, लाभ तथा हानि अवधि की अंतिम तिथि पर व्यापार की स्थिति ज्ञात करने के लिए आर्थिक चिट्ठा तैयार करते हैं। यानी दोस्तों हम अपने व्यापार का आर्थिक चिट्ठा ज्ञात इसलिए करते हैं कि हमारे में लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, हमारे व्यापार की स्थिति क्या है, हमने किससे कितने पैसे ले लिए, हमने किसे कितने पैसे दे दिए। दोस्तों इन सभी की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम क्या करते हैं दोस्तों, हम आर्थिक चिट्ठा तैयार करते हैं। अब चलते हैं आगे दोस्तों, इसमें और है इनको तैयार करना तथा वैधानिक दृष्टि से अनिवार्य होता है, यानी इनको तैयार करना वैधानिक दृष्टि से क्या होता है दोस्तों, इन्हें तैयार करना वैधानिक दृष्टि से अनिवार्य होता है। अतः तीनों लेख संयुक्त रूप से अंतिम खाते कहलाते हैं, अतः तीनों लेख संयुक्त रूप से अंतिम खाते कहलाते हैं। अतः इनको निष्कर्ष खाते भी कहा जाता है। यानी दोस्तों ध्यान रखना कि जो अंतिम खाते होते हैं दोस्तों, अंतिम खातों को निष्कर्ष खाते भी कहते हैं। ये पॉइंट नोट डाल के लिख लेना कि दोस्तों नोट कर लेना ये पॉइंट कि अंतिम खातों को निष्कर्ष खाते भी कहा जाता है। दोस्तों अंतिम खातों को निष्कर्ष खाता भी कहा जाता है। अतः व्यापार के परिणामों तथा आर्थिक स्थिति व्यापार के परिणामों तथा आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्ष के अंत में तैयार किए गए विवरणों को ही अंतिम खाते कहा जाता है। दोस्तों एक इस तरह से एक इसकी शॉर्ट फॉर्म है। दोस्तों अगर आपका क्वेश्चन बढ़ा देता है 5 या 7 नंबर का तो दोस्तों आप ये वाली डेफिनेशन बताएंगे, और दोस्तों अगर 2 नंबर का देता है तो आप ये वाली डेफिनेशन भी बता सकते हैं। यानी अतः व्यापार के परिणाम, यानी व्यापार का क्या परिणाम हुआ, तथा आर्थिक स्थिति यानी व्यापार में घाटा हो रहा है, लाभ हो रहा है, तथा उसका परिणाम स्थिति जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से हर वर्ष के अंत में या महीने के अंत में तैयार किए गए विवरणों को ही अंतिम खाते कहते हैं। यानी हम जो वर्ष के अंत में, यानी हमें हमारे व्यापार में कितना लाभ हो रहा है कितना हानि हो रही है, इस चीज़ की जानकारी प्राप्त करने के लिए वर्ष के अंत में जिन खातों को तैयार किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें दोस्तों अंतिम खाते कहते हैं, उन्हें अंतिम खाते कहते हैं। अब दोस्तों हम करते हैं इसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की बात।
यानी जो हमारे क्वेश्चन वित्तीय उत्तरीय प्रश्न है उनकी बात करते हैं। तो दोस्तों वित्तीय उत्तरीय प्रश्न यानी आर्थिक चिट्ठे से आप क्या समझते हैं, आर्थिक चिट्ठे से आप क्या समझते हैं। दोस्तों आर्थिक चिट्ठे से हम क्या समझते हैं, तो दोस्तों आर्थिक चिट्ठे से आप क्या समझते हैं, किसी व्यापार की स्थिति, किसी व्यापार की वित्तीय स्थिति, वित्तीय का मतलब यानी वित्तीय स्थिति का मतलब यानी हमने जो पूरे साल में उसमें क्या कार्य करा, स्थिति का ज्ञान किसी विशेष तिथि पर, यानी किसी विशेष तिथि यानी आप तय कर लेंगे कि हमें दिसंबर के महीने में, दिसंबर की 31 तारीख को जो हमने 2022 में, जैसे दोस्तों 2022 खत्म होने वाला है तो हम तय कर लेंगे कि हमें 2022 में दिसंबर की लास्ट तारीख को हम अपने खाते यानी अपना व्यापार का जो हमने खाता बना रखा उसे चेक करना कि हमें उसमें कितना लाभ या कितनी हानि हो रही है, कितना लाभ या कितनी हानि हो रही है। निश्चित तिथि पर संपत्तियों एवं दायित्वों, संपत्ति यानी जो आपके पास संपत्ति है और जो आपने दिया दायित्व से होता है, यानी ध्यान रखना किसी व्यापार की वित्तीय स्थिति का ज्ञान किसी विशेष स्थिति पर, किसी विशेष स्थिति पर उसकी संपत्तियों एवं दायित्वों से होता है। इस विशेष तिथि पर व्यापारी व्यापार तथा लाभ हानि खाता बनाकर, यानी एक तो आप क्या करेंगे, एक तो व्यापारी व्यापार खाता, कौन सा व्यापारी व्यापार खाता तथा लाभ हानि खाता बनाकर यह ज्ञात कर लेता है, यह ज्ञात कर लेता है कि उसे व्यापार में शुद्ध लाभ हो रहा है या शुद्ध हानि हो रही है, लेकिन इन खातों के द्वारा उसे अपनी आर्थिक स्थिति का ज्ञान नहीं हो पाता। यानी दोस्तों क्या तो वो व्यापार खाता बनाएगा या लाभ हानि खाता बनाकर यह ज्ञात कर लेता है कि उसे व्यापार करने में शुद्ध लाभ हो रहा है या शुद्ध हानि, क्या शुद्ध लाभ हो रहा है या शुद्ध हानि, लेकिन इन खातों के द्वारा उसे अपनी आर्थिक स्थिति का ज्ञान नहीं हो पाता है कि उसके व्यापार में कितनी पूंजी है। आर्थिक स्थिति का मतलब उसके आर्थिक स्थिति का मतलब यानी उसके जो व्यापार में कितनी पूंजी लगी हुई है, रोकड़ की क्या स्थिति है, वर्ष में आहरण कितना है, वर्ष में आहरण कितना है। दोस्तों इन सभी का वो ज्ञान नहीं कर सकता। अब मैं बात करता हूँ उसे दूसरों से क्या लेना है तथा दूसरों को क्या देना है आदि, इसे जानने के लिए व्यक्तिगत तथा वास्तविक खातों की एक सूची ब्यौरा तैयार किया जाता है। यानी दोस्तों अगर आपको व्यापार में लाभ या हानि ज्ञात करनी है तो दोस्तों व्यापार की आर्थिक स्थिति यानी वित्तीय स्थिति जानने के लिए दोस्तों हम क्या तो व्यापारी खाता बनाएंगे या लाभ हानि खाता बनाएंगे। लेकिन अगर दूसरों से क्या लेना है तथा दूसरों को क्या देना है, अगर दूसरों से संबंधित खाता बनाएंगे क्या लेना है और क्या देना है, तो दोस्तों इसे जानने के लिए व्यक्तिगत तथा वास्तविक, व्यक्तिगत या वास्तविक खातों की एक सूची या ब्यौरा तैयार किया जाता है। अगर हमें किसी को कुछ देना हो, किसी से कुछ लेना हो तो दोस्तों उसके लिए हमें क्या व्यक्तिगत खाते बनाने पड़ेंगे, जिसे वास्तविक खाते भी कहते हैं, जिसे आर्थिक चिट्ठा या तुलन पत्र कहते हैं, जिसे आर्थिक चिट्ठा तुलन पत्र कहते हैं। यह व्यापार का एक अति महत्वपूर्ण विवरण पत्र होता है। तो ध्यान रखना कि आर्थिक चिट्ठा या इसे तुला पत्र भी कहते हैं, यह व्यापार का एक अति महत्वपूर्ण विवरण पत्र होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछ लेगा कि आर्थिक चिट्ठे को और किस नाम से जाना जाता है, तो तुलन पत्र के नाम से, किससे, तुलन पत्र के नाम से आर्थिक चिट्ठे को जाना जाता है। तो दोस्तों इसे नोट करके लिख लें, यानी इसे नोट करके लिख लें कि आर्थिक चिट्ठे को तुलन पत्र के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं दोस्तों आर्थिक चिट्ठी की परिभाषा जान लेते हैं। यानी आर्थिक चिट्ठे की परिभाषा प्रोफेसर कार्लसन के अनुसार आर्थिक चिट्ठा एक ऐसा विवरण है जो यह दर्शाता है, यानी किसके दोस्तों, प्रोफेसर कार्लसन के अनुसार आर्थिक चिट्ठा एक ऐसा विवरण को कहते हैं जो यह दर्शाता है कि व्यापार कितने से ऋणी है और व्यापार के स्वामी का सामर्थ्य कितना है, व्यापार के जो स्वामी है उसका सामर्थ्य है, उसके पास व्यापार के लिए शक्ति कितनी है। यानी प्रोफेसर कार्लसन के अनुसार आर्थिक चिट्ठा एक ऐसा विवरण को कहते हैं जो यह दर्शाता है कि व्यापार कितने से ऋणी का मतलब ऋणी है यानी कितने का उस पर यानी ऋण आ गया है, या व्यापार के स्वामी का सामर्थ्य कितना है, व्यापार का स्वामी कितना धनी है। आर्थिक चिट्ठी के दो पक्ष होते हैं। यानी दोस्तों जब भी आप आर्थिक चिट्ठा तैयार करेंगे तो दोस्तों इसके दो पक्ष होंगे। एक तो पहला पक्ष होगा जो दाया पक्ष, जिसे दाय पक्ष कहते हैं, वो संपत्ति पक्ष होता है। यानी दाय पक्ष को संपत्ति पक्ष तथा बाह्य पक्ष को दायित्व पक्ष भी कहते हैं। यानी दोस्तों दाय पक्ष को ध्यान रखना, दाय पक्ष को क्या कहेंगे दोस्तों, दाय पक्ष को संपत्ति पक्ष कहेंगे तथा बाह्य पक्ष को दायित्व पक्ष भी कहेंगे। दाय पक्ष को संपत्ति पक्ष तथा बाह्य पक्ष को दायित्व पक्ष भी कहते हैं। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों बाह्य पक्ष। दोस्तों बाह्य पक्ष किसे कहते हैं, दोस्तों बाह्य पक्ष यानी बाह्य पक्ष के अंतर्गत किन्हें रखा गया है, जिसे हम दायित्व पक्ष भी कहते हैं। बाह्य पक्ष को दोस्तों इसे दायित्व पक्ष भी कहते हैं। जैसे
बैंक हो गया, अधिवर्ष अधिविकर्ष, बैंक, अधिविकर्ष, लेनदार नहीं दोस्तों, देनदार नहीं है, लेनदार है, लेनदार, देबिल एवं व्यापार के स्वामी द्वारा लगाई गई पूंजी को दिखाया जाता है। किसके लिए? बाएं पक्षी ओर। दोस्तों किसे? बाएं पक्षी ओर किसे दिखाया जाता है? लेनदार। बाएं पक्ष का मतलब दोस्तों बाया, जिसे हम दायित्व पक्ष भी कहते हैं। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों दाएं पक्ष के अंतर्गत। दोस्तों दाएं पक्ष के अंतर्गत संपत्ति पक्ष है, यानी दोस्तों जो दाएं पक्ष है उसे संपत्ति पक्ष कहते हैं। व्यापार की संपत्तियों, भूमि, भवन, फर्नीचर, मशीनरी, प्राप्य, बिल, लेनदार, अंतिम रहतिया, बैंक, शेष एवं नगद, रोकड़ आदि को दिखाया जाता है। तो दोस्तों इसमें किसे किसे दिखाया जाता है, ध्यान रखना। जो दोस्तों बाएं पक्ष होता है वैसा बाया, तो दोस्तों उसमें लेनदार, बाएं पक्ष में लेनदार होगा, और दाएं पक्ष में दोस्तों इसमें कौन होगा? इसमें देनदार होगा। अंतिम रहतिया, बैंक, शेष, नगद एवं रोकड़ आदि को दिखाया जाता है। दोस्तों आपका एक उदाहरण इसमें मैंने लिख के लेकर हूँ मैं दोस्तों, जैसे काल्पनिक आर्थिक चिट्ठा यानी 2022 को, यानी मैंने एक काल्पनिक आर्थिक चिट्ठा बनाया है दोस्तों। तो ध्यान रखना, जो दोस्तों ये कौन सा पक्ष है? दोस्तों ये बाया पक्ष है, ये बाया पक्ष है। और दोस्तों ये कौन सा पक्ष है? ये दाया पक्ष है। तो दोस्तों आप इसे लिख लीजिए, ये बाया पक्ष है। और दोस्तों ये कौन सा संपत्ति जो है दोस्तों कौन सा? दाया पक्ष है, यानी बाया पक्ष और दोस्तों दाया पक्ष। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो बाएं पक्ष में क्या कहता है? बैंक आएगा, अधिविकर्ष आएगा, लेनदार आएगा, देय बिल एवं व्यापार आएगा, स्वामी द्वारा लगाई गई पूंजी को दिखाया जाता है। दोस्तों दाएं पक्ष में आता है व्यापार की संपत्तियां, भूमि, भवन, फर्नीचर, मशीन, प्राप्य, बिल, देनदार, अंतिम रहतिया, बैंक एवं शेष नगद इसमें ही आते हैं। तो दोस्तों यदि दायित्व पक्ष होगा जिसे हम बाएं पक्ष भी बोलते हैं, और दोस्तों एक संपत्ति पक्ष है जिसे हम दायी पक्ष बोलते हैं, यानी बाएं पक्ष और दायी पक्ष। तो दोस्तों देय विपत्र किस में आएगा? देय विपत्र, यानी हमने किसी को देय विपत्र हो गया दोस्तों 7,000 रुपये का। लेनदार, दोस्तों हमने किसी से लिए 13,500 लिए हैं उन्हें। दोस्तों हमने किसी को पूंजी दी 35,000 की, हमें शुद्ध लाभ हुआ 3700 का, 3700 का शुद्ध लाभ हुआ दोस्तों। और हमने 1000 का आहरण जिसे हमें घटाना पड़ेगा। तो दोस्तों जब हम इन सभी को जोड़ेंगे और इसमें से 1000 निकाल देंगे तो 58,200 रुपये आएंगे। कितने दोस्तों? 58,200 आएंगे। अब मैं चलता हूँ संपत्ति पक्ष की ओर। तो रोकड़ हस्त, बैंक में रोकड़, प्राप्य, विपत्र, लेनदार, अंतिम रहतिया, मशीनरी और भूमि भवन। दोस्तों भूमि भवन, दोस्तों इन सब की बात करते हैं। जो हमारी संपत्ति है दोस्तों, जो संपत्ति है हमारी, इसके आएंगे 58,200। कितने? इसके आ जाएंगे दोस्तों हमारे पास 58,200। तो मैंने अभी बताया था कि जो क्रेडिट और डेबिट दोनों बराबर होता है दोस्तों, वो इसी वजह से होता है, यानी जितना हमने लिया उतना हमने बेच दिया, तो क्रेडिट दोस्तों हमारा क्या होगा? बराबर होगा। क्रेडिट और डेबिट हमारा बराबर होगा। तो दोस्तों ये थी मेरी वाणिज्य की वीडियो, यानी दोस्तों वाणिज्य की वीडियो थी दोस्तों, वाणिज्य की वीडियो थी दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर आप, यानी मैं इसमें पढ़ाता नहीं दोस्तों, हम साथ के साथ समझाते भी हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी दोस्तों। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों व्हाइट पेज एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है दोस्तों, आप वहाँ से भी जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।